हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकृति तिवारी ऑफिशियल में। और आप लोग कैसे हैं गाइस, बताइएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बताते हैं अपने पूर्वजों का इतिहास कि हम लोग अदरजिया सिंह तिवारी क्यों और कैसे थे। अब आगे सुनाते हैं आपको। अदरजिया तिवारियों की कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि अदरजिया तिवारी सिंह तिवारी जो हैं, इनको गद्दारी करने के बदले में आधा राज्य मिला था। कई कहानियां प्रचलित है इनके बारे में। यह भी कहा जाता है कि लोधियों का पहले रीवा में शासन हुआ करता था और लोधियों के राजगुरु हुआ करते थे तिवारी। तिवारियों ने लोधियों के साथ गद्दारी की। लोधियों के गुरु होने के कारण शस्त्र विहीन पूजा तिवारियों ने रखवाई और शस्त्र विहीन पूजा रखवाने के बाद बघेलों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और लोधी हार गए और वहीं से लोधी राजवंश का समापन हो गया और बघेल राजवंश का उदय हो गया। ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी। आखिर ये कितनी सच्ची कहानी है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर वास्तव में अदरजिया तिवारी को सिंह तिवारी या अदरजिया तिवारी क्यों कहा जाता है। ये तिवारियों के साथ साथ सिंह तिवारी, सिंह द्विवेदी, सिंह पटनाहा भी मिलते हैं। इनके सिंह लगाने के टाइटल के पीछे क्या राज है और क्या कहानी है। बात है 9वीं शताब्दी के, जब गुजरात के चालुक्य अर्थात सोलंकी राजवंश के शासन हुआ करता था। चालुक्य राजवंश मूलतः सोलंकी क्षत्रिय राजपूतों का राजवंश माना जाता है। सोलंकी यानी चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश का अधिकार पाटन से लेके काठियावाड़ राज्यों तक फैला था, यानी आज के गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में उस समय सोलंकियों का शासन हुआ करता था। उस दौर में सोलंकियों ने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ा गुजरात में बना रखी थी। इतिहास में मिलता है कि सोलंकी राजवंश का शासन 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक था, लेकिन इतिहासकार में कई इतिहासकारों का मत अलग अलग है। सन और शताब्दी सभी इतिहासकारों के अलग अलग हैं। ज्यादातर इतिहासकारों ने सोलंकी राजवंश को 9वीं से 13वीं शताब्दी तक का बताया है। बात है 1143वीं ईस्वी की, जब अनहिलवाड़ा कुमारपाल के अधीन हो गया। कुमारपाल अनहिलवाड़ा के महाराज सिद्धराज के पुत्र थे और अब अनहिलवाड़ा के नए महाराज कुमारपाल बन चुके थे। लेकिन कहा जाता है कि कुमारपाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण ये राजपाट में मन इनका नहीं लगता था, जिसके कारण अपने मौसी के बेटे अनुराज को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और व्याघ्रपल्ली नामक एक जगह जागीर में दे दिया। अब अनुराज जो कि राजा कुमारपाल के मौसी के बेटे थे और व्याघ्रपल्ली के राजा और सोलंकी राजवंश के प्रधानमंत्री भी थे। और आगे चल के अनुराज के एक पुत्र हुए लवण प्रसाद। लवण प्रसाद व्याघ्रपल्ली के राजा के बेटे थे, इसलिए इनको व्याघ्रदेव कहा जाता था। और आगे चल के व्याघ्रपल्ली के नए राजा व्याघ्रदेव अर्थात लवण प्रसाद बन गए। समय बीता और व्याघ्रदेव की शादी हुई और व्याघ्रदेव ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था कर्णदेव। कहा जाता है कि कर्णदेव की असमय मृत्यु हो गई थी, लेकिन कर्णदेव के दो बेटे भीमलदेव और भीषलदेव थे जो युद्ध नीतियों में और युद्ध कला में माहिर थे। समय बीतता गया और व्याघ्रदेव जो कि व्याघ्रपल्ली के राजा थे और सोलंकी राजवंश के सामंत भी थे, अब वो बूढ़े हो चुके थे और तीर्थ यात्रा में प्रयागराज जाना चाहते थे। इसलिए व्याघ्रदेव ने अपने दो नाती भीमलदेव और भीषलदेव के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और प्रयागराज आ गए। कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा से वापस जाते समय व्याघ्रदेव ने अपने दोनों नातियों के साथ चित्रकूट घूमने के लिए चित्रकूट में रुक गए। ये बात भर राजाओं को पता चली। उस समय चित्रकूट के कालिंजर जो कि आज का बांदा है, पहले का वह कालिंजर रियासत हुआ करती थी और यह कालिंजर रियासत भर राजाओं के अधीन हुआ करती थी। भर राजाओं को पता चला कि हमारे यहाँ गुजरात के शासक पधारे हैं। उस समय चालुक्य वंश यानी सोलंकियों का काफी नाम और रुतबा हुआ करता था, जो कि भर राजाओं ने सुन रखा था। भर राजाओं को
जब यह पता चला कि जिन सोलंकियों के बारे में वो इतना सुनते आए हैं आज वो स्वयं उनके राज्य में पधारे हैं, यह सुन के भर राजाओं ने व्याघ्रदेव को अपने किले में ले गए और उनका खूब स्वागत सत्कार किया। उस समय भर राजाओं के पास कई रियासतें हुआ करती थी, जैसे महोबा, कालिंजर, सतना, बांधवगढ़, ऐसी ही कई छोटी छोटी रियासतें जहां भर राजा शासन किया करते थे, भर शासकों के अधीन हुआ करते थे। भर शासकों के अधीन एक और रियासत थी जिसका नाम था गहोरा, लेकिन गहोरा रियासत में लोधी राजवंश का कब्जा था और भर शासक गहोरा रियासत को लोधियों के कब्जे से आजाद करवाना चाहते थे। और यह बात भारों ने व्याघ्रदेव को बताई कि हमारी रियासत में लोधियों ने कब्जा कर रखा है, और भर शासकों ने गहोरा रियासत को आजाद करवाने के लिए व्याघ्रदेव से मदद मांगी। व्याघ्रदेव मदद करने के लिए तैयार हो गए और अपने दो नातियों को मदद करने के लिए भर शासकों को सौंप दिया। अब युद्ध कला में पारंगत व्याघ्रदेव के दोनों नाती भीमल देव और भीसल देव गहोरा रियासत पर चढ़ाई कर दिए, लेकिन लोधियों की सेना के सामने नहीं टिक पाए और युद्ध हार गए। अब भीमल देव और भीसल देव ये समझ चुके थे कि गहोरा जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोधियों के पास उस समय दुबे, पटनाहा और तिवारियों की विशाल सेना थी और लोधियों के सेनापति और सामंत भी तिवारी हुआ करता था। कहा जाता है कि राज दरबार के महत्वपूर्ण पद को लेकर तिवारियों में और लोधियों में अनबन हो गई और ये बात भीमल देव और भीसल देव को पता चली कि लोधी राज में दरार पड़ चुकी है, जिसका भरपूर फायदा भीमल देव और भीसल देव ने उठाया। कहा जाता है कि भीमल देव और भीसल देव ने तिवारियों को अपने पाले में लाने के लिए तिवारियों को आधा राज्य देने का वादा किया और लोधियों से नाखुश तिवारी भी भीमल देव और भीसल देव का साथ दिया और गहोरा रियासत जीत लिया और गहोरा रियासत व्याघ्रदेव के पास चली गई। कहा जाता है कि जब तिवारियों को आधा राज्य देने की बारी आई तो तिवारियों ने राज्य लेने से मना कर दिया और राज्य के बदले राज्य के महत्वपूर्ण पदों को खुद संभालने के लिए मांग लिया। कहा जाता है कि आधा राज्य छोड़ने और लोधियों से युद्ध करने के बदले इन्हें सिंह टाइटल मिला और 1236 में बघेल राजवंश की स्थापना हुई। यह सन शताब्दी अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। किसी ने 1236 बताया है तो किसी ने 1234 बघेल राजवंश की स्थापना बताई है। बघेल राजवंश की स्थापना को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कहा जाता है कि वो दौर अलाउद्दीन खिलजी का था, बार बार चालुक्य राजवंश के ऊपर हमले कर रहा था, जिस कारण भीसल देव वापस गुजरात चले गए और भीमल देव यहीं बस गए। तो क्या आप बघेल राजवंश और अधरजिया तिवारी के बारे में ये कहानी जानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय विंध्य।